news.com पर मैं हूं नीलू व्यास और आपके साथ एक बार फिर से जुड़ रही हूं एक बिल्कुल नए कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है आज का एजेंडा। हर शाम 6 बजे मैं आपके लिए लेकर आऊंगी दिन भर की 3 बड़ी खबरें और उन खबरों का विश्लेषण, उन खबरों का हर पहलू जो आपको जानना है, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। आज की जो हमारी 3 स्टोरीज की लिस्ट है जिसका मैं आज आपके लिए विश्लेषण करूंगी, उन 3 लिस्ट में पहली स्टोरी है किस तरह से एक बिहार में नई पोस्टर वॉर छिड़ गई है और वो पोस्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये पोस्टर किस तरह से बिहार की चुनावी हवा को बदल सकता है और चिराग पासवान बिहार चुनाव में क्या क्या कर रहे हैं, इन सारी बातों को आपको बताऊंगी। दूसरी स्टोरी है हमारी किस तरह से कंगना रनौत एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऊपर उन्होंने एक नया हमला बोला है, उन्होंने क्या कुछ कहा है उसको देखेंगे। और तीसरी स्टोरी है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी पर एक खुला हमला बोला है और पहली बार नाम लेकर बोला है। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में पहले चरण का मतदान 28 तारीख को होना है और आज 26 तारीख को शाम 5 बजे बिहार में चुनाव का जो पूरा प्रचार है वो थम चुका है। लेकिन थमने के ठीक पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पोस्टर वॉर बिहार में छिड़ गई है। ये पोस्टर क्या है? इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं और जितने भी घटक दल हैं जो एलाइज हैं बीजेपी के, उनके सिंबल्स नजर आ रहे हैं, यानी कि जो उनके चुनावी चिन्ह हैं वो नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें नीतीश कुमार कहीं भी इस पोस्टर में नहीं दिख रहे हैं और इस पोस्टर ने एक नई डायनामिक्स बिल्कुल खड़ी कर दी है। लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये पोस्टर ऐसा क्यों जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और क्या बिहार के चुनाव में बीजेपी जो जनता से वोट मांगेगी वो सिर्फ क्या प्रधानमंत्री के आधार पर मांगेगी। आपको ध्यान होगा कि जिस समय चुनावी जो तारीख है उसकी घोषणा की थी इलेक्शन कमीशन ने, उसके बाद जेडीयू एक पोस्टर लेकर आया था जिसमें कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री साथ में नजर आ रहे थे। तो ठीक 2 दिन पहले मतदान के एक ऐसे पोस्टर का क्या मतलब है? बिल्कुल साफ है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधार बनाकर बीजेपी अब आगे बढ़ रही है। क्या उसने नीतीश से अपनी कन्नी काट ली है? ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिस तरीके के डायनामिक्स प्ले आउट कर रहे हैं और स्पेशली अगर आप चिराग पासवान का इस चुनाव में पूरा एक रोल देखें तो ये कोई अभी तक क्लियरली ये नहीं कह सकता कि वो बीजेपी का इस समय समर्थन कर रहे हैं या बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब ये पोस्टर देखने को मिला, और आपको बता दें कि जितने भी वहाँ के लोकल डेलीज हैं, लोकल अखबार हैं, उन सारे अखबारों में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पोस्टर है वो आया है। लाइफ साइज पोस्टर्स बड़े बड़े शहरों में लगे हुए हैं, जितने वर्नाक्युलर डेलीज हैं उसमें है। और इस पोस्टर में क्या है, जैसा आपको मैंने पहले बताया कि इसमें चुनावी चिन्ह है सारे घटक दलों के, उसके अलावा 7 बड़े बड़े बीजेपी के विकास की कार्य की स्कीमों का मेंशन है उसमें। और 8वीं जगह जो 8वां पॉइंट है पोस्टर का वो बहुत ही चौंकाने वाला है थोड़ा। उस पॉइंट में 8वें पॉइंट में ये लिखा गया है कि दोज हु हैव वर्कड ऑनेस्टली विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर, यानी कि जो सारी स्कीम्स विकास की गिनाई गई हैं 8वें पॉइंट में ये लिखा गया है कि जिन लोगों ने ईमानदारी से अपना काम किया है वो आगे भी ईमानदारी से करते रहेंगे। तो अटकलें ये लगाई जा रही है कि ये जो पोस्टर है क्या ये नीतीश कुमार के ऊपर एक कटाक्ष है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नीतीश से अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं और वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से काम बिहार में होना चाहिए था उस तरह से नीतीश कुमार ने काम को लेकर लोगों को डिलीवरी नहीं दी है। इस पोस्टर के ये भी मायने हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि मेरी आज सुबह एलजेपी के कुछ लीडर्स हैं, बीजेपी के कुछ लोकल लीडर्स हैं जिनसे मैंने खुद से फ़ोन करके बात करने की कोशिश की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि ये पोस्टर को वो किस तरह से देखते हैं। तो बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि मैडम हम तो कुछ इस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि पूरे चुनाव में कन्फ्यूजन बैठ गया है और आपको जिस तरीके से अटकलें लगानी है आप लगा लीजिए। लेकिन जब आप एलजेपी के लीडर्स से बात करते हैं तो एलजेपी के लीडर्स का ये कहना है कि हमारी कोशिश ये है कि हम बीजेपी के वोट्स को भी मैक्सिमाइज करेंगे, हमारी कोशिश है कि हम एलजेपी के वोट्स को भी मैक्सिमाइज करेंगे और अंत में जाकर सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी और एलजेपी की।
तो इस पोस्टर ने किस तरह से डायनामिक्स को चेंज किया है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। लेकिन यहाँ पर एक बात को और भी बताना होगा कि किस तरह से चिराग पासवान ने एक ANI को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये कह डाला है, और कल भी उन्होंने इस बात को कहा था, दूसरी बार इनफैक्ट ये बात को मेंशन किया है कि अगर LJP सरकार में आ गई, उन्होंने सरकार बना ली, तो वो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे, ऐसा कहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने शराबबंदी पर भी बहुत सारा कटाक्ष किया है नीतीश कुमार पर, ये कहते हुए कि किस तरीके से उन्होंने लिकर को प्रोहिबिट किया, शराब को बंद किया, और आज इसका नतीजा यह है कि शराब इलीगल तरीके से बिक रही है। जो परिवारों की महिलाएं हैं वो बहुत त्रस्त हैं क्योंकि उनके जो पति हैं वो घर में बैठकर शराब पीते हैं, शराब बिल्कुल डोर टू डोर मिल रही है। तो इस तरीके की सारी बातें चिराग पासवान ने की है। हालांकि इन बातों को तेजस्वी यादव ने भी कहा है, लेकिन आज क्योंकि हम बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में इन चीज़ों को देख रहे हैं, इसलिए चिराग पासवान पर जो ये बार बार एलिगेशन लग रहा है कि डज चिराग पासवान हैव अ टैसिट सपोर्ट ऑफ द बीजेपी, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन खुलकर इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन जो JDU के लोग हैं, एक JDU का नेता जिसका मैं नाम नहीं बोलूंगी, जिससे मैंने खुद से फोन पर बात की, और उस JDU के नेता का ये कहना था कि ये सारा कंफ्यूजन बीजेपी का फैलाया हुआ है, लेकिन मैडम मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगा। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की तमाम कंफ्यूजन के बीच इस समय बिहार का चुनाव खेला जा रहा है। बिहार का चुनाव हमेशा एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट माना जाता था। ये सोचा जा रहा था कि NDA वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई है, लेकिन इस बार जो एक एक्स फैक्टर है वो चिराग पासवान का फैक्टर है, जो जूनियर पासवान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पूरी चुनावी प्रक्रिया को बदल दे, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आने वाले दिनों में किस तरह से चुनाव के रंग बदलेंगे, उन सारी खबरों को आप तक आज का एजेंडा में आपसे जरूर डिस्कस करूंगी। बॉलीवुड की सितारा कंगना रनौत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी कि उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग जारी है। अब आपको ध्यान दिला दें कि जब सुशांत राजपूत का जब सुसाइड का केस सामने आया था और किस तरह से कंगना रनौत ने बढ़ चढ़कर मुंबई पुलिस के बारे में बोला, और उसके बाद जिस तरीके की एक वर्बल वॉर कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे के बीच में चल रही है, वो सिलसिला अभी भी जारी है। और कल दशहरा की रैली में जब उद्धव ठाकरे ने बिना कंगना रनौत का नाम लिए जब ये बात कही कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपने राज्यों में उन्हें खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, वो मुंबई आते हैं और यहाँ पर बसते हैं, लेकिन फिर भी वो मुंबई का नाम खराब करते हैं। बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे ने इस बात को कंगना रनौत को निशाने पर रखते हुए इस बात को कहा था। तो आज कंगना रनौत ने एक करीब 2 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया है और बहुत ही अभद्र लैंग्वेज इस्तेमाल की है उद्धव ठाकरे के लिए। और अगर उसमें कुछ मोटे मोटे मैं पॉइंट्स बताऊं कि किन बातों को कंगना रनौत ने कहा है, तो आप भी थोड़ा सा चौंक जाएंगे कि कंगना रनौत इस समय किस रोल में नज़र आ रही है। क्या वो बॉलीवुड की सितारा के रोल में है, या वो वाकई में एक हिंदुत्व की उभरती हुई वॉइस है, क्या वो वाकई में RSS की एजेंट है, या क्या वो बीजेपी की भेजी हुई स्पोक्स पर्सन है, या आने वाली दिनों में एक नई स्पोक्स पर्सन के रूप में उभरेंगी। ये डिसाइड करना अभी फ़िलहाल मुश्किल है, लेकिन आपको मैं बताती हूँ कि अपने वीडियो में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने साफ साफ ये बोला है उद्धव ठाकरे को एड्रेस करते हुए। आपको याद दिला दें कि 1 महीने पहले कंगना रनौत ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें उद्धव ठाकरे को उन्होंने तू शब्द इस्तेमाल किया था, तू उद्धव ठाकरे बोला था। तो आज कम से कम उन्होंने तू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन क्या कहा है अब एक एक करके सुनिए। पहला जो पॉइंट है उसमें उन्होंने कहा है कि उद्धव ने मुझे गाली दी है, और इस तरह से गाली दिया है क्योंकि उन्होंने नमक हराम बोला है। इस तरीके के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं क्योंकि संजय राउत ने भी उनको नमक हराम बोला था, और आज फिर से इस शब्द का प्रयोग उनके लिए उद्धव ठाकरे ने कहा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने मुझे गाली दी है, और इस तरीके की गालियां सोनिया सेना भी देती थी। यानी कि उद्धव ठाकरे को तो लपेटा ही है, लेकिन साथ में जब इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस को भी उन्होंने लपेट डाला है, और ये कहा है कि सोनिया की जो सेना थी उन्होंने भी मुझे इसी तरीके से मेरा बहिष्कार किया था, मेरे लिए अनाप शनाप शब्द इस्तेमाल किए थे। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा उन्होंने बोला है कि किस तरह से आपने भारत को POK में बदल लिया है, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी कि भारत एक पाकिस्तान का रेफरेंस देते हुए, तो उन्होंने कहा कि आप कैसे नेता हैं कि आप भारत को पाकिस्तान के रूप में देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये था कि अब वो पूछ रही हैं कि संविधान को बचाने वाले लोग कहाँ चले गए। तो एक डायरेक्ट चुनौती उन्होंने कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को दिया और कहा है कि कहाँ है संविधान के बचाने वाले लोग।
और अगले पॉइंट में उन्होंने कहा है कि एक महिला को, एक सिंगल वुमन के साथ किस तरह से बात करनी है शिवसेना के लीडर्स को ये नहीं पता है। और फिर से एक डायरेक्ट हमला है उद्धव ठाकरे के ऊपर, संजय राउत के ऊपर और उन तमाम जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि किस तरह से एक अबला नारी से किस तरह से बर्ताव किया जाता है, उससे कैसे बात की जाती है, एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। और कुल मिला के बाद में अंत में कंगना रनौत ने ये कह डाला है कि आप जिस कुर्सी पर उद्धव जी बैठे हैं उस कुर्सी के लिए आप योग्य नहीं हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने एक फिर से डायरेक्ट हमला किया है कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे के ऊपर कि जिस कुर्सी पर, यानी कि आप जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं उसके लिए आप योग्य नहीं है। तो आज सवाल ये उठता है कि कंगना रनौत को इतना बड़ा बल इस तरह से कैसे मिल रहा है। जहां पर वो रहती हैं, जिस शहर की वो रोटी खा रही हैं, उसी शहर की सरकार को वो एक डायरेक्ट चुनौती दे रही हैं। चाहे वो आज अर्नब गोस्वामी का मामला हो, चाहे कंगना रनौत का मामला हो, ये सारे लोग इस समय एक ही पेज पर नजर आ रहे हैं। अगर अर्नब गोस्वामी डायरेक्ट स्टूडियो में बैठकर एक डायरेक्ट चुनौती उद्धव ठाकरे को दे रहे हैं, तो कंगना रनौत भी अलग अलग सुर में डायरेक्ट ललकार दे रही है उद्धव ठाकरे को। तो इतना बल आज कंगना रनौत को क्यों मिला है? बॉलीवुड में इस समय वो आइसोलेटेड है, बॉलीवुड में बहुत सारे उनके सपोर्टर्स इस समय नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल अलग थलग पड़ गई हैं। तो ये सपोर्ट कहाँ से आ रहा है? अब लोग अटकलें लगा रहे हैं कि क्या उन्हें प्रधानमंत्री का सपोर्ट है, क्या अमित शाह जी का सपोर्ट है, क्या पार्टी उन्हें इतना एक टैसिट सपोर्ट दे रही है जिस तरह से उनको स्पेशल सिक्योरिटी भी मिली हुई है। तो ये तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब क्या कंगना का जो फ्यूचर है वो बॉलीवुड में ना होकर क्या वो राजनीति में आगे अग्रसर हो रही है, क्योंकि हिंदुत्व की एक वो नई एजेंट बन रही हैं, हिंदुत्व की एक वो नई वॉइस बनकर उभर रही हैं। आपने ये देखा होगा, आप जितने भी ट्वीट्स इनके पिछले दिनों के देखिए तो हिंदुत्व की जो लाइन ये ले रही हैं उससे बिल्कुल क्लियर है कि ये जो आरएसएस में जो नागपुर में आरएसएस का ऑफिस है, जो चीज़ें उन्हें पसंद है कंगना वो बोल रही हैं, जो बीजेपी को पसंद है कंगना उस सुर में बात कर रही हैं, जो चीज़ें बीजेपी को सुनना गवारा है, जो बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है, उस सारे एजेंडे को इस समय कंगना रनौत फुलफिल कर रही हैं। तो यंग वॉइस हैं, एक प्रोमिनेंट फेस है, दिखने में अच्छी हैं, टेलीजेनिक हैं, कैमरे पर बात करना आता है। तो क्या आप ही सोचिए कि अगर बॉलीवुड में ये नहीं रहेंगी तो क्या बीजेपी में फिट हो सकती हैं? क्योंकि सोनिया सेना का नाम लेकर वो कांग्रेस से अलग हो गई, शिवसेना को भी उन्होंने ललकार कर शिवसेना के साथ भी ये नहीं देने वाली हैं। तो सवाल ये उठता है कि मुंबई में इनका सर्वाइवल इस समय कैसे होगा? क्या ये मुंबई को पीओके कहती जाएंगी या बार बार ये बोलेंगी कि उन्हें लोग नमक हराम बोल रहे हैं? तो इस तरीके की जो सुर है कंगना रनौत को बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि इनके पास बॉलीवुड में काम नहीं है, इसलिए बिला वजह, बिना किसी रीजन के, अकारण वो अचानक से इतने बड़े बड़े सुर में बात कर रही हैं ताकि उनको दिल्ली में बैठा हुआ मंत्रालय, चाहे वो नॉर्थ ब्लॉक हो, चाहे साउथ ब्लॉक हो, चाहे पीएम हाउस हो, काश वो उन्हें सुने तो उनके भविष्य का को एक नई दिशा मिल सकती है। अब मिलेगी या नहीं मिलेगी ये आप तय करिएगा और बताइएगा। आज की हमारी तीसरी खबर है पाकिस्तान से। जी हाँ, पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और जो चीफ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, यानी कि नवाज शरीफ, उन्होंने पहली बार जमकर पाकिस्तान की आर्मी पर हमला बोला है और पूरी आर्मी के ऊपर नहीं बल्कि दो इंडिविजुअल्स को ब्लेम किया है। वो दो इंडिविजुअल्स कौन कौन से हैं? आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, उनके खिलाफ बोला है, और आईएसआई के जो चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उनके खिलाफ बोला है कि किस तरह से जो पूरी राजनीतिक प्रक्रिया है इस समय पाकिस्तान की, इसमें दोनों इंटरफियर कर रहे हैं, जिसके वजह से जो वहाँ की जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो बद से बदतर होता चला जा रहा है। अब आपको याद दिला दें कि आज जब हम पाकिस्तान की इस समय पॉलिटिकल सिनारियो डिस्कस कर रहे हैं तो आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि सितंबर में, यानी कि 20 सितंबर को 11 विपक्षी पार्टियों का एक कोएलिशन बनाया गया था जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि पीडीएम करके एक कोएलिशन बनाया गया। उसमें 11 विपक्षी पार्टीज थी और इनका एक उद्देश्य था कि रैलीज करो और मोबिलाइज करो एक सपोर्ट इस समय इमरान खान जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनके खिलाफ, कि उन्होंने किस किस तरीके से लोगों को भुखमरी की ओर झोंका है और गरीबी की ओर झोंका है, किस तरह से जो पिछले चुनाव थे 2018 के, उसकी जो रिगिंग थी इलेक्शंस की, उसको लेकर बातें कही हैं नवाज शरीफ ने। और
खुले शब्दों में कहा है कि किस तरीके से आर्मी इस समय पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रही है, जो उसे नहीं करना चाहिए। अब आपको बता दें कि गुजरानवाला और कराची में इस महीने की शुरुआती दिनों में 2 रैलीज हुई थी और कल यानी कि रविवार को क्वेटा में एक रैली हुई थी, जिसके बाद देखा गया कि बहुत बड़ा जनसमूह वहाँ देखा गया और ये भी बहुत सारी खबरें थी कि वहाँ पे आतंकवादी हमला भी हो सकता है और ऐसी ऑपोजिशन की रैलीज पर आतंकवादी उस पर हमला भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि इस समय जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो बहुत ही गर्म है। एक ओपन फाइट है बिटवीन द 11 ऑपोजिशन पार्टीज का जो ये कोalition है वर्सेस इमरान खान, और सिर्फ एक ही मूड पॉइंट है कि किस तरह से आर्मी वहां पर इंटरफेयर कर रही है। आपको बता दें कि इसके पहले भी जब आर्मी का क्रिटिसिज्म हुआ है तो बहुत दबे स्वर में लोगों ने वहां पर बात की है, कभी भी किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लिया है। तो लेकिन आज पहली बार देखा गया है कि नवाज शरीफ खुलकर किसी एक इंडिविजुअल का नाम ले रहे हैं। आपको बता दें कि नवाज शरीफ इस समय लंदन में हैं। पिछले साल जब लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको परमिशन दिया था कि वो जाएं और वहां पर अपना इलाज करा सकें। और अब आपको बता दें कि नवाज शरीफ की जो बेटी हैं मरियम नवाज, जो कि इस समय पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वो इस समय ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो पूरी तस्वीर है वो शायद मरियम नवाज बदलेंगी। तो एक नई पॉलिटिकल दिशा वहाँ पर नज़र आ रही है और क्या पता मरियम नवाज इस चीज़ को फुलफिल कर सके। लेकिन एक भारी जनसमूह को इकट्ठा किया जा रहा है कि किस तरीके से इमरान खान की मनमानी चल रही है। तो ये तो चीज़ हो गई पाकिस्तान की इमरान खान वर्सेस ऑपोजिशन की समय किन बातों पर वहाँ पर सरगर्मी चल रही है। लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से जुडिशरी पर सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, जैसा कि आपको मैं मिसाल के तौर पर बताऊं कि जो क्वेटा की रैली थी तो वहाँ पर एक मोहसिन दवार करके एक बहुत बड़े गवर्नमेंट के क्रिटिक हैं और वो गवर्नमेंट की आलोचना करते रहते हैं। जैसे ही वो क्वेटा की रैली में जा रहे थे वहीं पर उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया, ये कहते हुए कि आप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इस समय भारत में हालात हैं कि आप कोई सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो आप उसे एंटी नेशनल बना देते हो या आप उसके खिलाफ सेडिशन का केस कर लेते हो, तो कुछ वैसे ही हालात इस समय पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी ऑपोजिशन को कमज़ोर करने की बात इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि जिस तरीके से ऑपोजिशन इस समय बढ़ चढ़ कर बोल रहा है उसे कमज़ोर करने की ज़रूरत है, ऐसा इमरान खान का कहना है। लेकिन मीडिया के आपको केसेस मैंने कल भी आपको बताया था कि किस तरह से वहाँ पर आए दिन जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, जो भी आर्मी की या इमरान खान की सरकार की आलोचना करते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या वो अचानक से गायब हो जाते हैं। तो जो मीडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और जिस तरीके से पावर का एक मिसयूज देखा जा रहा है इस समय पाकिस्तान में, वो बहुत ही भयावह है। इसके पहले भी कई बार और कई टेन्योर्स में इन बातों को लिखा गया है। लेकिन जब इमरान खान ने सत्ता संभाली थी तो लोग ये कह रहे थे कि एक नई डेमोक्रेटिक हवा आई है, एक बहुत ही लिबरल माइंडेड पर्सनालिटी है जिनको एक ग्लोबल व्यू है हर चीज़ों का। लेकिन आज जिस तरीके से पाकिस्तान में सिनारियो है तो ऐसा नहीं लग रहा है। आर्मी का डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, आर्मी को इमरान खान ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। जहाँ तक जुडिशरी की बात है, जहाँ तक मीडिया का सवाल है, वो सारे इस समय दबे हुए हैं वहाँ की सत्ता के नीचे। तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं और इन इश्यूज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं ये ज़रूर लिखिएगा। आपके फीडबैक का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। और आज का एजेंडा का आज ये पहला एपिसोड था। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप तक 3 खबरें हर शाम 6 बजे आपको इसका सटीक विश्लेषण आपको दूं, लेकिन इसके लिए आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आप बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। मेरी तरफ से नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।